हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जब इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, मींस अंडर द ब्रिटिश रूल हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिए, बर्थ रेट क्या होता है कि पर 1000 व्यक्ति पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं बर्थ रेट। तो जो कि उस टाइम पर कितना था, 48 था 1000 पर, और डेथ रेट कितना था, 40 था, जो कि नॉर्मली क्या हो रहा था, ज्यादा बैठ रहा था उस टाइम के अकॉर्डिंग इफ द इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि बर्थ रेट से रिलेटेड इंडिया के 1921, आपने डेट सुनी होगी, ईयर सुना होगा 1921 से आपको मैं मूवी याद नहीं दिला रहा हूं। 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, और इसी ईयर को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी सुना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो किसी ईयर ज्यादा हो जाती थी, किसी ईयर कम हो जाती थी। किसी ईयर का मतलब क्या है, हम हर 10 साल में सेंसस करते हैं, और हमारी जो पहली सेंसस हुई थी, फर्स्ट सेंसस हुई थी, जनगणना बोलते हैं इसको, वो हुई थी 1891 में, सॉरी 1881 में। फर्स्ट सेंसस जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल बाद इंडिया में क्या होती है, सेंसस होती है, जिसमें हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं इंडिया के, और कई सारे फैक्टर पे भी डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। जब 1891 की सेंसस हुई थी तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो केवल थी 23.87 करोड़, ठीक है, इतनी हमारी पॉपुलेशन थी। लेकिन 1901 की मैं बात करूं तो ये पॉपुलेशन घटी थी, 23.83 करोड़ रह गई थी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा से जनसंख्या बढ़ती हुई आई है। जनसंख्या का कुछ 10 सालों में ऐसा भी हुआ है कि बढ़ने के बजाय क्या हुई है, घटी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 0.04 की गिरावट आई है, कब, 1991 से 1891 से 1901 के बीच। फिर 1911 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन फिर बढ़ गई, 25.21 करोड़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अगर 1921 की, तो ये फिर घटी, 25.21 से 25.14 रह गई, मतलब कि पॉपुलेशन में फिर से गिरावट आई। लेकिन ये ईयर ऐसा था कि इस ईयर के बाद किसी भी सेंसस में आज तक दर्ज नहीं हुआ कि पॉपुलेशन क्या हुई होगी, घटी होगी। 1921 के बाद लगातार भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई आई है, चाहे फिर वो 1931 हो, 41 हो, 51 हो, चाहे 2011 ले लो आप, और अब आ जाएगा 2021 भी, हर साल हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो 1921 के बाद कभी भी पॉपुलेशन में गिरावट नहीं आई, इसलिए इसको ईयर को क्या बोला, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है, वो चिल्ड्रन जो 1 साल की उम्र से पहले जिनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस रेट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपको बताऊंगा, इफ द इंडिपेंडेंस ये तब था 2218 बच्चे मर जाते थे 1000 में से, मतलब कि वो 1000 बच्चे जो पैदा हुए वो 1 साल की उम्र होने से पहले ही क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। अब कारण कुछ भी हो सकता था, बीमारियां हो सकती थी, या मेडिकल फैसिलिटी का कम होना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, जिसको आज की डेट में हमने सुधारा है। अब ये ओनली रह गया है 34 पर 1000, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक टॉपिक आ रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इसको मीनिंग पहले समझ लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है जो क्या है अपनी 40 की एज पे आकर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक व्यक्ति है जिसकी डेथ जो हुई वो हुई 100 पे आके, एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है 10 पे आके, ठीक है। अब अगर हम इनका टोटल करें, ये हमने 3 का निकाला है, तो निकल के आ रहा है कितना, 150।
और ये कितने लोगों की है, 3 लोगों की है, तो एवरेज कितना निकला 50। तो ये हमें ये बता रहा है कि एक व्यक्ति औसतन, एक व्यक्ति एवरेज कितनी लाइफ जीता है, तो वो निकल के आ रहा है 50, है ना। ऐसे उस टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था कि डेथ रेट, लोग किस एज पे आके ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है, तो उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक व्यक्ति कितने वर्ष जीता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये था 32 ईयर्स ओनली, 32 साल। अब 32 साल का मतलब ये नहीं है कि कोई 32 साल का हो गया तो उसे मार देंगे, वहां पर ये मतलब निकल रहा था कि एक औसतन एक व्यक्ति 32 की एज होते ही क्या हो जाता था, डेथ हो जाती थी। अब कुछ में से आप में से लोग बोलेंगे कि हमने तो देखा है पुराने जमाने के लोग बहुत लंबा जीते थे, पुराने जमाने के लोग लंबा जीते थे, लेकिन सभी नहीं जीते थे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनके 100, 90, 80 तक जाती थी, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से, कई सारी बीमारियों की वजह से 32 एज पे ही क्या हो जाते थे, उनकी लगभग एवरेज जो निकल रहा है उनकी डेथ हो जाती थी। जिसको हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटी को इंप्रूव करते हो, अपनी मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करते हो, आज कितना कर दिया है 68 ईयर्स। मतलब कि आज एक व्यक्ति की जो डेथ होती है औसतन 60 एज की एज पे आके होती है। अब इसका मतलब दोबारा कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 68 पे आके वो मर जाएगा, ये एक एवरेज डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेसी रेट। देखिए लिटरेसी रेट और एजुकेटेड पर्सन थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए पहले बात करें, लिटरेट कौन कहलाता है आपकी नजर में? एक व्यक्ति जिसको अपना नाम पढ़ना आता है और लिखना आता है, इंडिया में उसको लिटरेट बोला जाता है, हु कैन रीड एंड राइट। तो अगर एक महिला है मान लीजिए और वो अपना नाम लिख रही है, जस्ट एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ठीक है। अब उसने अपना नाम लिख दिया रामवती, और उसको बस क्या होता है, अपना नाम ही लिखना आता है और अपना नाम ही वो क्या कर सकती है, पढ़ सकती है महिला, तो इंडिया में उसको लिटरेट बोला जाता है। इंडिया में उसको लिटरेट, यहां पर कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 10th क्लास या 12th क्लास कहने के लिए कि लिटरेट होने के लिए उन्हें एटलीस्ट 10th पास करनी पड़ेगी, नहीं, बस हु कैन रीड एंड राइट कॉल्ड लिटरेट पर्सन। जो कि इतनी होने के बाद भी इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो आज के टाइम में भी कितना है, लगभग 74% दिखा रहा है। ठीक है, जब इस तरह से हम उसे लिटरेट मानते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो और कम था, जो आज के टाइम में बढ़कर कितना हो गया है 74। डाटा दे दो तो उस पर लगभग देन 16% था, जो आज की डेट में लगभग कितना है 74%। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ, क्या दिखा रहे थे, जो शो कर रहे थे कि हमारे देश का ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। तो होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। चलिए आप शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2, जो कि है इंडिया का ऑक्यूपेशन सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये बता देते हैं कि इकोनॉमी में कितने तरह के सेक्टर होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जहां पर बेसिकली जो काम किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर ज्यादातर कौन सी आ गई, इंडस्ट्री आ गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड सेक्टर है जिसको टर्शरी सेक्टर ही बोलते हैं, ये बेसिकली कौन सा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, इन तीनों सेक्टरों से कोई भी इंडिया में काम हो रहा है इन 3 सेक्टरों में ही बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं टीचिंग करता हूं, तो मैं अगर किसी पैसे ले रहा हूं तो उसके बदले उसे सामान नहीं देता, सर्विस देता हूं, तो मैं बिलोंग करता हूं टर्शरी सेक्टर से। ठीक है, और अगर कोई खेती बाड़ी में लगा हुआ है तो वो बिलोंग करता है किससे, प्राइमरी सेक्टर से, और अगर किसी की फैक्ट्री है तो वो बिलोंग करता है सेकेंडरी सेक्टर से। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि, और अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, इन तीनों को ऐड करने के बाद, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का अमाउंट, वैल्यू ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता है उसे हम बोलते हैं देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इस जीडीपी के थ्रू ही किसी देश की ग्रोथ की निशानी को चेक किया जाता है कि पिछले साल की तुलना में उनका जीडीपी कितना
बड़ा है। आपने सुना होगा जीडीपी 6% रहा, 5% रहा, 7% रहा। इसका मतलब क्या है, हर देश को चाहिए कि उसकी ग्रोथ हो, तो उसका जीडीपी जो है वो हर साल की तुलना में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का एग्जाम्पल अमाउंट छोटा ले लेता हूं, 1 लाख है और उसका अगले साल जीडीपी हो गया 1,10,000, तो कितने परसेंट बढ़ गया उसका, 10% जीडीपी बढ़ गया। और जीडीपी बढ़ना कंपलसरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। रीजन, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ना भी जरूरी होना चाहिए। चलिए अभी हम आज की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की स्थिति कैसी थी। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को समझाने के लिए मेरे को पहले आपको ये डाटा समझाना पड़ेगा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे उस टाइम पे 72.7%। मींस मान के चलो अगर हम परसेंटेज में लें कि इंडिया में 100 लोग रह रहे हैं, तो उन 100 लोगों में से लगभग 70 to 73 लोग ओनली प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। वहीं अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में, तो लगभग यहां पर कितने लोग काम कर रहे थे, 100 में से 10 काम कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कोई भी देश अगर डेवलप कंट्री बनना चाहता है या ग्रोथ करना चाहता है, या एक कहते हैं ना हमारे जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसी तरह से देश की रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा जो मजबूत होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर। अगर कंपनीज, अगर बिजनेस, अगर फैक्ट्रीज अच्छे से चलेंगी ना, तो वो देश जो होता है वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। उसे कमोडिटी दूसरों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कैपिटल गुड्स दूसरों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, उस टाइम हमारा यही सेक्टर सबसे कमजोर था, इंडस्ट्री सेक्टर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करंट में 2019 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आज भी इंडिया का सबसे बैकवर्ड जो सेक्टर रहा है वो कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर है। और अगर इसी के साथ अगर मैं आपको एक और हिंट बताना चाहूं, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है देश, अमेरिका हो या चाइना हो, वो अपने सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कौन सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, ठीक है। इंडिया में शुरू से ही ज्यादा फोकस किस पे करा गया है, लोगों ने ज्यादातर काम किस में करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, जहां पर लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती काम करने के लिए। चलिए कोई नहीं, तो आपको बता रहा हूं उस टाइम पे नियरली कितना 10.1% ही लोग किसमें लगे हुए थे, ओनली सेकेंडरी सेक्टर में। इसे और आगे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे थर्ड सेक्टर की, जिसे बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर, जिसमें होता क्या है बेसिकली कि यहां पर सारे सर्विस को काउंट किया जाता है। अब सर्विस का मतलब क्या है, यहां पर आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, यहां पर आपका कम्युनिकेशन आ गया, तो ये सारी, और यहां पर मेरा टीचिंग भी आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर इसमें आते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, IT, ये सारे जो भी काम है वो किसमें आता है, इस थर्ड सेक्टर में आता है। और ये उस टाइम पे कितना था, 17.2% था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसके हटके कि इंडिया में आज सबसे फास्ट मूविंग जो इंडस्ट्री बन रही है, जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है सेक्टर, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है हमारा थर्ड सेक्टर, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला, ठीक है। बट उस टाइम पर यह भी एग्रीकल्चर के सामने क्या था, कम था। और लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्या बोला है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ये काम करने का एक प्रिंसिपल मेन सोर्स था लोगों का उस टाइम पे। लेकिन देखो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या बोला गया, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब का जहां पर लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, जहां पर इसकी ग्रोथ ही नहीं है। आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, सेकेंडरी सेक्टर हमारा तो 10% था लगभग टोटल जीडीपी में काम करने के लिए, या कह लीजिए इंडस्ट्री सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे। लेकिन यूएसए में इसका पार्ट है 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में कितना 39%। यहां पर चाइना के डाटा नहीं है, अगर चाइना के करंट के डाटा आ जाए तो वो सबसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है अगर कोई भी देश अपने को डेवलप बनाना चाहता है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा अनबैलेंस ग्रोथ। अब ये अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है, एक होती है बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ का एक नमूना या एग्जांपल देता हूं आपको, जहां पर इसी को ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में 30% काम है, यहां पर 40%, सर्विस सेक्टर में 30%। तो आप देखेंगे कि इनको मिला के 100% हो रहा है और तीनों सेक्टरों में बराबर काम हो रहा है, बराबर लोग लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। लेकिन
ये जो आपको दिख रहा है, किसी में बहुत ज्यादा लोग तो किसी में बहुत ही कम लोग, इसे बोलते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। तो हमारी उस टाइम पर जो ग्रोथ थी वो बैलेंस नहीं थी, क्या थी? अनबैलेंस थी। दूसरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, करंट की हमारी ग्रोथ भी इनडायरेक्टली एक तरह से अनबैलेंस ग्रोथ ही है, बैलेंस ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हमारी जो फास्ट मूविंग क्या लो सेक्टर है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, वो हमने फोकस करा है किस पे? थर्ड सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे। हमने फोकस करा ही नहीं सेकेंडरी पे दोबारा से। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो बैलेंस ग्रोथ नहीं है, जिसके प्रॉब्लम ये होते हैं कि हमारे आज भी इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें कई भी सारे कैपिटल गुड्स विदेशों से, कई सारे लड़ाकू विमान विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। क्या हम ऐसी स्थिति में नहीं कि उन चीजों को अपने पास ही बनाएं? ठीक है, तो ये थे उस टाइम के लिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सेशन है, तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां पर आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।